आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, एलर्जिक रिनाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली पर्यावरण में मौजूद एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों के प्रति अत्यधिक प्रतिक्रिया करती है, जिसके कारण नाक में सूजन, छींक आना, खुजली और नाक बहने जैसे लक्षण हो सकते हैं। ये हे फीवर के रूप में भी जाना जाता है और इसके लक्षण मौसमी या बारहमासी हो सकते हैं। आइए इस विषय पर जानते हैं और अधिक सुनते हैं ये भेंटवार्ता। विषय है एलर्जिक रिनाइटिस, कारण, लक्षण और बचाव। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आरएमएल अस्पताल के ईएनटी विशेषज्ञ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर गुप्ता। आपसे बात कर रही हैं टीना शर्मा। डॉक्टर, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, मेरा सबसे पहला सवाल है कि एलर्जिक राइनाइटिस है क्या? एलर्जिक राइनाइटिस एक तरह की एटोपी होती है जिसके अंदर प्राइमरीली सिम्टम्स जो है वो नाक में आते हैं। जी। तो नाक से रिलेटेड सिम्टम्स जो रहते हैं वो रहते हैं कि नाक से बार बार छींके आना, बाउट्स ऑफ स्नीजिंग जिसे हम बोलते हैं, रिकरेंट स्नीजिंग, और नाक बंद होना, नाक में कंजेशन होना, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, देन नाक में खारिश हो सकती है, आंखों में खारिश हो सकती है, आंखों से पानी आ सकता है। सर, कई बार हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को लगातार छींकें आ रही हैं और ऐसा ज्यादातर सुबह के वक्त होता है। क्या इसी एलर्जी की वजह से ऐसा होता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जैसे कि हमने अभी बात की एलर्जिक राइनाइटिस की, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा बेसिकली ये एक सेंसिटाइजेशन होता है टुवर्ड्स एंटीजन, या एंटीजन मतलब कोई भी एक चीज़ जो एलर्जी क्रिएट करती है। तो डिपेंड करता है कि वो एंटीजन इंडोर है या आउटडोर है। तो उसके हिसाब से एलर्जी दिन के अंदर भी मैनिफेस्ट हो सकती है और रात के टाइम भी मैनिफेस्ट हो सकती है, अर्ली मॉर्निंग भी हो सकती है, लेट नाइट भी हो सकती है। सर, क्या एलर्जिक राइनाइटिस और सर्दी जुकाम आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। एलर्जिक राइनाइटिस जो होती है वो एक तरह की राइनाइटिस की टाइप है। कोई भी नॉर्मल अगर इन्फेक्शन होता है, जैसे बैक्टीरियल हो जाता है या वायरल होते हैं, तो वो भी सेम सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। बट एलर्जिक राइनाइटिस में स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कि या तो वो सीजनल रहती है या थ्रू आउट द ईयर रहती है, जिसे हम पेरिनियल बोलते हैं। तो वो स्पेसिफिक एंटीजन एक्सपोजर होने के बाद या किसी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आने के बाद, कोई पोलन्स वाले टाइम में होगी या वैसे होगा, और अगर पेरिनियल होगी तो वो थ्रू आउट द ईयर रहती है जी। लेकिन जो बाकी सपोज कोई इन्फेक्शन के साथ कोई एलर्जी होती है तो वो उसमें एक इन्फेक्शन के साथ होगा, बट वो कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा, वो दोबारा नहीं होगा। दोबारा अगर होगा तो वो इन्फेक्शन टू इन्फेक्शन ही होगा। लेकिन एलर्जी वाला जो पार्ट होता है वो सीजनल होगा या पेरिनियल होगा। सर, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है और साथ ही एयर पॉल्यूशन भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, ऐसे में शरीर पर इसका प्रभाव पड़ना आम है। एलर्जिक पर्सन्स के लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। देखिए, जो भी पेशेंट एलर्जिक होगा, एलर्जी के सिम्टम्स तो उसे आएंगे ही अकॉर्डिंगली, लेकिन पोल्यूशन अगर इंक्रीज होता है तो उन दिनों में जो उसकी प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि पोल्यूशन अल्टीमेटली हर चीज़ की जो भी सिम्टम्स होते हैं उनकी सिविरिटी को इंक्रीज कर देता है। तो पेशेंट्स को ऐसे केस में अपने आप को पोल्यूशन से बचाने के लिए भी और एलर्जी से सेंसिटाइजेशन कम करने के लिए भी उसे अपना मास्क का यूज़ करना चाहिए। मास्क यूज़ कर सकता है वो, जिससे उसका सेंसिटाइजेशन कम होगा, कॉन्टैक्ट कम होगा, तो उसके सिम्टम्स रिलीव होंगे और साथ ही जो पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी कम इम्पैक्ट कर पाएंगे। सर, ये एलर्जी किन लोगों को ज्यादा होती है? एलर्जी का जो इंसिडेंस देखने में आता है नॉर्मली एडल्ट्स में ज़्यादा होता है, बड़े लोगों में ज़्यादा होता है, बच्चों में कंपैरेटिवली कम होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा कम, हाफ इंसिडेंस जो होता है वो हाफ होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। देन इंसिडेंस जो ज़्यादा होता है वो मेल्स में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। देन हाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अंदर भी इंसिडेंस ज़्यादा देखा जाता है एलर्जिक राइनाइटिस का। और सर, ऐसे ही मतलब बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि ये एलर्जी होए ही ना? बिल्कुल मैडम, प्रिवेंशन ही एलर्जिक राइनाइटिस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उस बचाव के लिए हमें ये करना होता है कि पेशेंट को हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे आज के प्रोग्राम का मेन मोटिव है जी। कि जितना स्प्रेड हो सके कि पेशेंट्स को पता हो कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और वो टाइमली क्लिनिशियन के पास जाके अपने डिसीज को डायग्नोज करवा सकें। जी। जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा उतनी जल्दी जो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं या जो इसकी प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं उनका इंसिडेंस उतना कम हो जाता है। सर, अगर एलर्जिक राइनाइटिस को नज़रअंदाज कर दिया जाए और तो परेशानी कितनी बढ़ सकती है? अगर पेशेंट को टाइमली एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो नेजल सिम्टम्स उसके इंक्रीज होंगे। नाक के अंदर पॉलिप्स या जिन्हें मस्से बोलते हैं हिंदी में, मस्से डेवलप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। उसके साथ साथ पेशेंट अराउंड 40% केसेस के अंदर पेशेंट जो है वो अस्थमा भी डेवलप कर लेते हैं। तो अगर हम एलर्जिक राइनाइटिस को टाइमली ट्रीट कर लेते हैं तो हम इन 40% पेशेंट्स की अस्थमा की सिविरिटी को कम कर सकते हैं।
तो मतलब अगर जैसे इसे नज़रअंदाज करते हैं हम, मतलब कोई भी अगर इसे नज़रअंदाज करता है तो अस्थमा की नौबत हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है अगर टाइमली इसका, क्योंकि जो ये सारा का सारा एयरवे है हमारा नेजल कैविटी से लेके लंग्स तक का जो कॉमन एयरवे जिसे हम बोलते हैं, इसमें अगर सेंसिटाइजेशन नेजल कैविटी में होता है, नाक में होता है, तो ये थ्रू आउट द एयरवे हाइपर एक्टिव हो जाता है। ओके। तो सेम चीज़ जो नाक में हम एलर्जी बोलते हैं वो चेस्ट में उसको अस्थमा बोलते हैं। सर ये एलर्जी पेट से भी हो सकती है? बिल्कुल, जैसे कि हम घर में आजकल लोग रखते हैं पेट्स, नॉर्मली डॉग्स होते हैं, कैट्स होती हैं, कुत्ता बिल्ली होता है, सो इनके जो एनिमल डेंडर होता है दैट कैन लीड्स टू एलर्जी। तो अगर कोई पेशेंट्स ऑलरेडी, सब पेशेंट्स में नहीं होता है, बट जिन पेशेंट्स को होता है उन केसेस में हमें इन्हें दूर रखना होता है। और एनिमल्स के अलावा जैसे कई लोगों को बर्ड्स पालने का शौक होता है, वो भी? हाँ, दैट कैन आल्सो लीड टू एलर्जी। ओके। और सर इसके साथ ही एलर्जिक पर्सन अपने आसपास की सफाई का कितना ध्यान रखें, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ जी, जैसे कि एक्चुअली अपने आसपास के लिए उसको देखना पड़ेगा कि पेशेंट को सिम्टम्स कितने हैं जी। अगर पेशेंट के सिम्टम्स मेडिकेशंस पे कंट्रोल हैं तो ठीक है, मतलब रूटीन लाइफ एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्पाइट रूटीन ट्रीटमेंट के बाद भी अगर पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल नहीं है, सिविरिटी इंक्रीज हो रही है, मेडिसिन की डोज ज़्यादा देनी पड़ रही है हमें, सो उन केसेस में बेटर है कि पेशेंट अपने आसपास में जो भी उसके कर्टेंस हैं जो काफ़ी टाइम से चेंज नहीं हुए हैं, जो मैट्रेसेस हैं जो चेंज नहीं हुए हैं, तो उनकी सफाई रूटीनली होनी चाहिए। वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ कर सकते हैं विद स्ट्रॉन्ग हेपा फिल्टर्स जी। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और आसपास के एरिया में कोई भी स्मोकिंग, एक्टिव या पैसिव फॉर्म की स्मोकिंग आसपास में अवॉइड करनी है कि कुछ भी ना हो। सर ये एलर्जी नाक से संबंधित है और कहीं ना कहीं नाक, कान, गला और आंख एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो ऐसे में लंबे समय तक एलर्जी रहने पर इनमें भी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल मैडम, अगर हमें एलर्जी होती है नाक में, अगर स्टार्ट यहाँ से होता है तो नाक और कान के बीच में एक नली रहती है जिसे हम यूस्टेशियन ट्यूब बोलते हैं जी। तो उसकी भी स्वेलिंग हो सकती है। उसमें स्वेलिंग, कंजेशन होगा तो ईयर के अंदर एयर प्रेशर चेंजेस होंगे तो उससे पर्दे के ऊपर फर्क आ जाता है। तो सिमिलरली अगर एक एलर्जी होती है हमारी नाक में तो थ्रोट के अंदर भी अगर पोस्ट नेजल ड्रिप होता है तो थ्रोट के अंदर भी जो टॉन्सिल्स होते हैं, ग्रैनुलर छोटे छोटे टॉन्सिल्स होते हैं, तो उसमें वो फेरेंजाइटिस हो सकता है। सो एक नाक की एलर्जी से ऑलमोस्ट सारे जो पार्ट्स हैं दे कैन बी अफेक्टेड। सर क्या इस एलर्जी का इलाज पूरी तरह संभव है? एलर्जी का इलाज पूरी तरह संभव है, बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो रोल प्ले करता है दैट इज़ द प्रिवेंशन पार्ट, दैट इज़ द प्रिवेंशन पार्ट एंड अर्ली डायग्नोसिस। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर एक बार पेशेंट को एलर्जिक सेंसिटाइजेशन हो जाती है तो उसके बाद तो फिर ट्रीटमेंट ही चलता है, दैट इज़ विद मोनोथेरेपी और मल्टीथेरेपी। सर एलर्जी पर नियंत्रण पाने के लिए बैलेंस लाइफस्टाइल का रोल कितना सहायक है? बैलेंस लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी देखने में यह आता है कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं कि विटामिन D3 डेफिशिएंसी से, जो नॉर्मली सनलाइट से बन जाता है, तो वो बहुत सारे पेशेंट्स, ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स में, एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स में वो डेफिशिएंट होता है। तो इसलिए एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज़ ठीक रहती है तो एलर्जी जो है वो कंट्रोल में रहती है या एलर्जी के सिम्टम्स नहीं आते हैं। सर एलर्जिक राइनाइटिस से जुड़े ट्रीटमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? एलर्जिक राइनाइटिस को जैसे हम पेशेंट की सिविरिटी के हिसाब से हम उसे अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। जैसे उसमें ये होता है कि पेशेंट को सिम्टम्स सीजनली आते हैं, पेरिनियल आते हैं, इंटरमिटेंट आते हैं या थ्रू आउट द ईयर आते हैं। तो उसकी एक सिविरिटी इंडेक्स बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं, मॉडरेट सिम्टम्स हैं, सीवियर सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट को उसके हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं। तो इसमें जो ट्रीटमेंट थेरेपी होती है इट कैन बी एक सिंगल ड्रग से पेशेंट को रिस्पॉन्स आ जाए या मल्टीपल ड्रग्स देनी पड़ती हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। तो उसके अंदर जो इनिशियली जो अप्रूव ट्रीटमेंट है, जो इनिशियल ट्रीटमेंट हमें देना होता है वो हम देते हैं नेजल स्प्रे नाक में। बेसिकली इट्स ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं जो इंट्रानेजली लेना होता है, पेशेंट को नाक में स्प्रे डालना होता है और उससे रिलीफ आ जाता है मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स में। जी। अगर वो रिलीफ नहीं आता है तो उसके बाद हम पेशेंट्स को ऐड करते हैं एंटीहिस्टामिनिक्स, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के एंटीहिस्टामिनिक्स होते हैं जो कि एलर्जी कम करते हैं और उससे भी रिलीफ आ जाता है पेशेंट को। बट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो पेशेंट को हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं वो हम स्टार्ट करते हैं नेजल स्प्रे से, विच इज़ अ ग्लूकोकोर्टिकोइड। प्रिवेंशन के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एलर्जिक राइनाइटिस। उसके लिए पेशेंट को अपने आसपास, अपने सराउंडिंग्स में जो जहाँ पे भी वो रहता है वहाँ पे उसे साफ सफाई रखनी है। अपने आसपास कोई भी पुराने कर्टेंस हैं या कोई गद्दे रहते हैं, मैट्रेस रहते हैं, तो वो सब उन्हें साफ रखने हैं। वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ कर सकते हैं विद अच्छे फिल्टर्स के साथ, जिसमें हेपा फिल्टर्स आते हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही पेशेंट्स को अपने आसपास कोई भी पेट्स हैं तो उन्हें ध्यान रखना है कि वो एटलीस्ट उस रूम में ना आए जहाँ पे वो पेशेंट होता है, अगर वो कम्प्लीटली उसे घर से बाहर नहीं दे सकते। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मोकिंग एक्टिव या पैसिव फॉर्म में नहीं करनी है। प्रिवेंशन के लिए इसमें यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट रूटीनली अपना जो भी बैलेंस डाइट लेता है वो उसे लेनी है, उसे स्मोकिंग अवॉइड करनी है, उसे पेट्स कॉन्टैक्ट अगर एलर्जिक हो चुका है तो वो उसे अवॉइड करना है। और पेशेंट्स को रेगुलर ट्रीटमेंट अगर जो भी सजेस्ट किया गया एलर्जिक राइनाइटिस के लिए वो ट्रीटमेंट पेशेंट को लेना है, ताकि सिविरिटी ऑफ दिस एलर्जिक राइनाइटिस एज वेल एज दी डेवलपमेंट ऑफ अस्थमा दैट कैन बी अवॉइडेड। अपनी लाइफस्टाइल बैलेंस रखनी है जी।
और पेशेंट्स को अगर सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको अपना रेगुलर ट्रीटमेंट लेना है। जी। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो जो उसकी प्रॉब्लम है वो भी इंक्रीज होगी, पॉलिप्स बन सकते हैं, तो उसके लिए फिर सर्जरी करवानी पड़ सकती है। और जो चीज़ नहीं करनी है उसमें पेशेंट को स्मोकिंग अवॉइड करनी है जी। एक्टिव भी और पैसिव भी। और पेशेंट को जो है अपने आसपास पेट्स के कांटेक्ट नहीं रखना है, जिसमें डॉग्स, कैट, डेंडर, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। सर, हमारे शो में आने और एलर्जिक राइनाइटिस से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। छोटी सी दिक्कत होने पर भी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कभी कभी छोटी सी लापरवाही ही बड़ी मुसीबत का कारण बन जाती है। अपना ख्याल रखें। नमस्कार। एलर्जिक राइनाइटिस, कारण, लक्षण और बचाव। अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर RML अस्पताल के ENT स्पेशलिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर गुप्ता। आपसे बात कर रही थी टीना शर्मा। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। श्रोताओं, सिर और गर्दन का कैंसर यानी हेड एंड नेक कैंसर सिर और गर्दन के विभिन्न हिस्सों जैसे मुंह, गला, स्वर यंत्र, नाक, साइनस और लार ग्रंथियों में होने वाला कैंसर है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियोज में डॉक्टर तपस्विनी प्रधान को। आप सिर और गर्दन के कैंसर विशेषज्ञ हैं। आपसे बात कर रही हैं परविंदर कौर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे बात करेंगे कि सिर और गर्दन का कैंसर होता क्या है और हमारे कौन कौन से अंगों को प्रभावित करता है। ये एक बहुत ही बायोलॉजिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ कैंसर्स होते हैं जो हमारे हेड एंड नेक एरिया को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि नाक है या साइनसेस हैं, ओरल कैविटी मुंह का कैंसर है, या खाने की नली का, सांस की नली का, या कुछ ग्रंथियां जैसे थायराइड है या थूक बनाने की ग्रंथियां सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। तो मोटे तौर पे मैं कहूँगी अगर आप ब्रेन और आँख को सेपरेट कर दें, बाकी जो भी एरिया हमारे कॉलर बोन के ऊपर आता है उन किसी भी अंग में जब कैंसर होता है, ये हेड एंड नेक कैंसर या नाक कान गले के कैंसर में इंक्लूड होता है। तो हेड और नेक, सिर और गर्दन के कैंसर को पहचान कैसे सकते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं? लक्षण और जो पहचान हम कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि ये कैंसर कौन से साइट से ओरिजिन कर रहा है। तो मोस्ट कॉमन जो हमारे भारतवर्ष में है वो है मुंह का कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर। लक्षण इसके कई तरह से होते हैं। अनयूजुअल ग्रोथ या कोई मांस बड़ा है जिसका कोई कारण नहीं है, या अल्सर है, नॉन हीलिंग अल्सर, घाव बना है जो कि दवाई आपने कर ली, 4-6 हफ्ते हो गए, हील नहीं कर रहा है, या दांत है, दांत जो बहुत ही मजबूत होता है, हिल रहा है, किसी भी कारण से हिल सकता है बट कोई कारण भी नहीं है और दांत आपका हिल रहा है। मुंह का बंद होना, ग्रेजुअल क्लोजर ऑफ माउथ, आवाज में बदलाव आना जैसे कि टंग का कोई कैंसर हो, जबान का कैंसर हो, खाने पीने में दिक्कत हो रही हो, ये प्राय कॉमन सिम्टम्स होते हैं मुंह के कैंसर के। अगर मान लीजिए खाने की नली का कैंसर हो रहा है, मोस्ट कॉमनली प्रॉब्लम जब आती है जब खाना निगलता है इंसान, तब उसको दर्द हो सकता है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है और ये परसिस्ट कर रहा है, बहुत समय से परसिस्ट कर रहा है। और समय का जो इंटरवल हम देते हैं वो जनरली 2 से 3 हफ्ता या मैक्सिमम 4 हफ्ता देते हैं। आवाज बदलना, वॉइस बॉक्स का कैंसर, आवाज क्यों बदलेगा? कुछ बिनाइन कॉजेज भी हैं बट कैंसर में जो आवाज बदलती है परसिस्टेंट, उसकी आवाज में दिक्कत दिख रहा है, बोलते वक्त परेशानी हो रही है। नाक और साइनसेस के कैंसर कैसे बोलेंगे? नाक में कोई मांस होगा तो नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नाक में रुकावट होगी, सांस में रुकावट होगी, या नाक से ब्लीडिंग होगा, या नाक से परसिस्टिंग डिस्चार्ज होगा, या नज़ला जुकाम कई दिनों से परसिस्ट कर रहा है, 2-3 महीने हो गए हैं। हम जनरली उसको समझते हैं ये साइनोसाइटिस है, आम साइनोसाइटिस है, बट जब आप स्कैन कराते हैं देखते हैं वहाँ पे मांस है। हेड एंड नेक के कैंसर जो है अधिकतर तंबाकू जो सेवन करते हैं 80-90% वो कारण होता है। बट एक जैसे नुकीले दांत हैं, ओरल कैविटी कैंसर्स, जो लोग तंबाकू या अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, दांत एक मेजर रीजन रहता है। तो ये जो नुकीले दांत हैं बार बार रगड़ रगड़ के या तो मुंह में टंग में छाला पैदा करते हैं या गाल में पैदा करते हैं।
अगर हम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं तो ये जो बिनाइन अल्सर्स हम देख रहे हैं टंग में या गाल में, समय के साथ साथ ये परिवर्तित हो जाते हैं। इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो है हमारा पैथोलॉजिकल टेस्ट। पैथोलॉजी में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो है बायोप्सी, यानी कि एक छोटा सा पीस लेके हम अपने माइक्रोस्कोपिक जांच के लिए भेजते हैं। दूसरा, जब आपने डायग्नोसिस कर लिया तो नेक्स्ट इज हमें बीमारी का एक्सटेंट देखना है, तो लोकल एरिया में उसका कितना स्प्रेड है। तीसरी चीज जो हम करते हैं वो है पेट स्कैन, जिसमें होल बॉडी स्कैनिंग होती है। मोस्ट कॉमन जो जाता है ये बीमारी हेड एंड नेक का लंग्स में, फेफड़ों में। दूसरा साइट है लिवर, तीसरा साइट है बोन्स। तो ये 3 जो चीजें हैं उनको देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका उपचार क्या है? तो जो हेड एंड नेक कैंसर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेड सर्जिकली। मेजरली ये एक सर्जिकल डिजीज है, पर जब ये बीमारी एडवांस्ड होती है तो हम लोग मल्टी मोडल ट्रीटमेंट थेरेपी लेते हैं। कभी कभी बीमारी ऐसे एरिया में होती है जो कि रेडियो रिस्पॉन्सिव होता है, कुछ कैंसर्स कीमो रिस्पॉन्सिव होते हैं, जैसे लिम्फोमा। मान लीजिए हेड एंड नेक एरिया में लिम्फोमा है तो वो कीमोथेरेपी की ओर जाता है। कुछ रेडियो रिस्पॉन्सिव ट्यूमर्स होते हैं, जैसे नाक के पीछे एक एरिया है नेजोफैरिंग्स, हम जनरली उसको रेडिएशन से ट्रीट करते हैं। या कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो रेडिएशन को, कैंसर टाइप्स होते हैं जो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ऐसे कैंसर्स है वो रेडिएशन को रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, जैसे थायराइड के कैंसर है या सलाइवरी ग्लैंड के कैंसर है, वहाँ आपको सर्जरी करनी है। बट मेजरली जब हम देखते हैं नाक कान गले के कैंसर्स हैं वो सर्जिकल केसेस होते हैं। बट सर्जरी के बाद जब वो स्टेजिंग होती है उसके ऊपर निर्भर करता है आप रेडिएशन ऐड कर रहे हैं कि नहीं, या रेडिएशन के साथ कीमोथेरेपी दे रहे हैं कि नहीं। तो इसका इलाज कितने लंबे समय तक चलता है? ऑनेस्टली कहें तो हमारे भारतवर्ष में अवेयरनेस की कमी के कारण कई और फैक्टर्स है, इग्नोरेंस, फियर, बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण 60-70% जनता आती है जब बीमारी एडवांस हो जाती है। तो एडवांस डिजीज़ में हमेशा मल्टी मोडालिटी थेरेपी यूज़ होता है, सर्जरी के साथ रेडिएशन भी हो गया। मेजरली जब सर्जरी होती है, मान के चलिए 7 से 10 दिन पेशेंट लेता है रिकवर करने में। रेडिएशन की जो शुरुआत होती है सर्जरी के बाद वो 4-6 हफ्ते के बाद होता है। तो वो सिकाई जो है करीबन 6.5 हफ्ते से 7 हफ्ते लगता है। तो कुल मिला के आप ट्रीटमेंट देखिए 3 महीना तो कहीं नहीं गया। तो पेशेंट्स का, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इलाज के दौरान पेशेंट को क्या क्या सावधानियां रखने की जरूरत है? सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं कहूँगी वो है अपना मेंटल स्ट्रेंथ, क्योंकि जैसे ही हम सर्जरी का नाम छेड़ते हैं पेशेंट डरना शुरू कर देते हैं। So he should have faith and confidence in himself and on the doctor. ट्रीटमेंट के दौरान जितना भी पेशेंट पॉजिटिव रहेगा उतना उसको अपने बॉडी से हेल्प मिलेगी। उसका इम्यून सिस्टम, जो कि हम कहते हैं ना पुलिसमैन ऑफ द बॉडी, बिल्कुल गार्डेड रहता है और बॉडी को बूस्टेड रखता है। कोई भी चीज शरीर में जो हो रहा होता है वो अपने आप करता है, बिना बताए, आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड इट वुड हैव डन द जॉब। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड से पेशेंस, पॉजिटिविटी एंड परसिवियरेंस। लगे रहो कि हार नहीं माननी है इस बीमारी से, और ये अपने आप को रोज बोलना है कि मैं इस बीमारी से जीत पा चुका हूँ। दीज आर कॉल्ड एफर्मेशंस। तो मैं पेशेंट्स को हमेशा कहती हूँ, अपने को बताइए कि मैं जीत चुका हूँ, मैं जीत रहा हूँ भी नहीं, मैं इस बीमारी से जीत चुका हूँ। दूसरी चीज़ है अपने डाइट को कंट्रोल में रखना। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डाइट में हम एम्फेसाइज करते हैं प्रोटीन्स और विटामिन्स पे। हाई प्रोटीनिशियस डाइट, जो कि आपको वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट से दोनों से बराबर मिलता है, और विटामिन्स जो हैं आपको भरपूर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलता है। कुछ डॉक्टर्स सप्लीमेंट्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात करते हैं। सप्लीमेंट इसीलिए करना पड़ता है कि कुछ समय तक बॉडी को एब्जॉर्प्शन के भी इश्यूज होते हैं, और दूसरी बात ये पेशेंट्स काफ़ी समय तक राइल्स ट्यूब फीड में भी रहते हैं, यानी कि नाक में एक ट्यूब डाली जाती है जो पेट में खुलता है। राइल्स ट्यूब फीडिंग में बहुत रिस्ट्रिक्शन हो जाते हैं कि आप कैसा डाइट दे सकते हैं, जिसके लिए
इस चीज़ को ऑब्विएट करने के लिए हम एक्स्ट्रा सप्लीमेंट कमर्शियल प्रिपरेशंस की और भी देखते हैं। हमें 100% उसके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए, बट येस दे आर यूजफुल। हम फैमिली मेंबर्स की भी बहुत काउंसलिंग करते हैं कि आपको पेशेंट को केवल पॉजिटिव बातें ही करनी है, नो नेगेटिव थॉट्स। कहते हैं ना कि नो पॉइजन कैन किल अ पॉजिटिव थिंकर, जी, नो मेडिसिन कैन क्योर अ नेगेटिव थिंकर। तो ये चीज बहुत जरूरी है। मेडिटेशन आपके मन को एकदम शांत कर देता है, और शांत मन क्या होता है, बहुत फोकस्ड होता है। जब आप फोकस्ड रहते हैं आप कोई भी चीज लड़ सकते हैं। योगा आपकी बॉडी, माइंड, सोल सबको संतुलित रखता है। फिजिकल एक्टिविटी करने से आपके अंदर इतने हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं कि उस खुशी में आप अपने आप को भी भुला देते हैं। क्या बीमारी है, क्या है, आपको खुद भूल जाएंगे। तो ये चीजें बहुत एड ऑन चीजें हैं, बहुत अहम इम्पॉर्टेंट हैं। केवल ट्रीटमेंट कैंसर का नहीं हो रहा है, यहाँ एक इंसान का हो रहा है, जहाँ पर हम उसकी बॉडी, उसके माइंड, उसका सोल और उसके सारे सेंस ऑर्गन्स को एक संतुलित रूप में लेके जाना चाहते हैं। इलाज करवाने के बाद, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसका सक्सेस रेट कितना रहता है? सक्सेस रेट जो है बहुत सालों से कोई बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बट सक्सेस रेट बिकॉज हमारे पेशेंट बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं, मान के चले 50 से 60% लोग लंबे समय तक ठीक रहते हैं। बट ये कोई यूनिफॉर्म नहीं है हर एक पेशेंट के लिए, बिकॉज हर एक पेशेंट की जो स्थिति होती है, कैंसर का स्टेज होता है, कैंसर के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो सब अलग होते हैं। बट मोटा मोटा जो कहेंगे 60% ऑफ द पेशेंट्स डू वेल इन द लॉन्ग रन। 60% लोग लोकल एरिया में फेल करते हैं, 20 से 30% लोग डिस्टेंट ऑर्गन्स में, लंग या लिवर या बोन्स में बीमारी आ जाती है, या कुछ ऐसे कम 10-20% लोग हैं जिनको बार बार भी होता है, या कैंसर उनके हेड एंड नेक में कई और अन्य एरिया में भी होता है। तो अंत में हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इलाज होने के बाद मरीज क्या सावधानियां रखे, ऐसी सावधानियां जिससे कैंसर दोबारा ना हो? कैंसर दोबारा ना हो उसके लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नाक कान गले के कैंसर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, 80-90% तंबाकू के सेवन से है, और 60-70% अल्कोहल, शराब के सेवन से है, बहुत प्रतिशत तो सुपारी के कारण है। तो ये 3 मेजर चीजें हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो कैंसर है इट इज हाईली प्रिवेंटेबल। अगर 80-90% तंबाकू के सेवन से अगर आप नहीं करेंगे तो ये होने की संभावना ही नहीं है। जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है अपनी आदतों को बदलें। दूसरी बात है डाइट, खुराक। 2/3 खुराक वेजिटेरियन डाइट होना बहुत जरूरी है, और फ्रूट्स, फलों का और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तीसरी बात है कि हमें अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे इमोशंस, हमारे जो स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, उसको दूर करना हमें सीखना चाहिए। चौथी बात, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल, क्योंकि कुछ हेड एंड नेक के कैंसर्स हैं जो वायरसेस से होते हैं, जैसे कि एक ह्यूमन पैप्लोमा वायरस है या एप्स्टीन बार वायरस है। तो ह्यूमन पैप्लोमा वायरस आई थिंक सब जानते हैं, सर्वाइकल कैंसर्स के संबंध में बात करते हैं, बट HPV वायरस हमारे हेड एंड नेक में भी है, नाक कान गले के कैंसर्स में भी है, जो कि ओरोफैरिंजियल कैंसर्स या सांस के रास्ते के कैंसर्स में इम्प्लिकेटेड है। तो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल जो है वो हमें फॉलो करना चाहिए। अंत में हम आपसे कहेंगे, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक मैंने जब बहुत पहले किसी का इंटरव्यू किया था और उन्होंने मुझे बताया, वो कैंसर से ही मरीज थे, तो उन्होंने ये कहा मुझे कि ये जो 6 लेटर्ड वर्ड है कैंसर, CANCER, इस कैंसर को हम एक और 6 लेटर्ड वर्ड से लड़ सकते हैं, जिसका नाम है प्रेयर, PRAYER। तो मैंने उनसे पूछा इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया P का मतलब पॉजिटिविटी, पॉजिटिव रहिए कि ये बीमारी आपको कुछ नहीं कर सकती। R का मतलब है रेजिलियंस, हार नहीं माननी, और इसके अगेंस्ट हम अपनी लड़ाई को बरकरार करते रहेंगे। A का मतलब है अडेप्ट टू द न्यू चेंजेस, ट्रीटमेंट होता है, बॉडी में बहुत से चेंजेस आते हैं,
रेडिएशन लग रहा है, कीमोथेरेपी लग रही है, शरीर में बहुत से चेंजेस आएंगे। एक्सेप्ट करिए, जो भी आपको मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे चलें। वाई में उन्होंने कहा था कि आप अपने आप को अंदर झांक के देखिए, ये बीमारी हुई क्यों आपको। कुछ हमने अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं तो ज़रूर करें। ई का उन्होंने बताया एंजॉय द मोमेंट्स, क्योंकि ये एक पॉज की तरह है। जब कैंसर आपको होता है एक ब्रेक लगता है, भागती हुई दौड़ती हुई जिंदगी में एक ब्रेक लगा, आप ऊपर वाले की दया से लगा। उस ब्रेक में आपको अपने आप अंदर झांक के भी देखना है, और आर का मतलब है इस ब्रेक के दौरान अपने परिवार के साथ समय बिताइए। इसमें बहुत डीप मीनिंग है। That is why it is said cancer can be fought with another 6-lettered word which is called prayer. तो मेरा ये अंत में कहना होगा कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आपको कहता है कि अपनी जिंदगी में आपने क्या क्या किया है, रिफ्लेक्ट करिए। जहां आपको लगता है आपने गलतियां करी हैं उसको सुधार लाएं, so that ये आपको दोबारा वापस ना मिले। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और बहुत ही सुंदर संदेश हमारे श्रोताओं को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सिर और गर्दन का कैंसर, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे सिर और गर्दन के कैंसर की विशेषज्ञ डॉक्टर तपस्विनी प्रधान से। आप इस कार्यक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthaidelhi@gmail.com। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।